देखिए, हारने की वजह 3-4 वजह हैं। एक तो आपकी सिलेक्शन पे मुझे लगता है कि आप एक पेसर के साथ एक्स्ट्रा जा सकते थे। क्योंकि जब आप ग्राउंड में जाते हैं, तो जब आप विकेट देखते हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। और जब सबको पता था कि पिछले 2 दिन से फ़ोरकास्ट भी है, बारिश हो रही है, फिर मैच वाले दिन भी फ़ोरकास्ट प्रेडिक्शन थी। और फिर जब आप विकेट जाके देखते हैं, विकेट को अगर आप देखें तो उन्होंने ये जब विकेट दिखाई गई तो प्रॉपर ग्रास था विकेट पे। तो स्पिनर का तो वैसे ही काम 2 स्पिनर्स का खत्म हो जाता है, ठीक है? और जब 2 स्पिनर्स का काम खत्म हो जाता है तो आपको ये देखना चाहिए था कि हैदर में से और आसिफ में से आपने एक को खिलाना है। ठीक है, आप क्योंकि नवाज़ और शादाब आपके कितने आप एशिया कप से कह रहे जी ठीक है जी, मिडल ऑर्डर का तो मसला हल हो गया, हम शादाब और नवाज़ को किसी टाइम भी ऊपर-नीचे भेज सकते। तो श आप नवाज़ को एज़ अ बैट्समैन यूज़ कर सकते थे और हैदर में से और आसिफ में से आप एक को खिलाते, आप वसीम जूनियर का ऑप्शन बढ़ा सकते थे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो ये रीज़न है आपका प्लेइंग 11 आपको पता होना चाहिए कि किस विकेट पे कौन-सा मेरा जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्पेशली बॉलिंग का वो क्या होना चाहिए। स्टार्ट जो है हमारा थोड़ा-सा लेज़ी था, दोनों ओपनर्स पहले 2 ओवरों में आउट हो गए और बाकी ऑनेस्टली मैं बात करूँगा नो डाउट ठीक है, बाबर बहुत परफ़ॉर्म कर रहा है, रिज़वान पिछले 1 साल से परफ़ॉर्म कर रहा है, लेकिन अब परफ़ॉर्मेंस का असल मैटर अब करती है परफ़ॉर्मेंस और जहाँ तक मुझे लगता है कि रिज़वान को अब ज़रा अपने बैटिंग के कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर आना पड़ेगा, वो वन साइडेड प्लेयर हो चुका हुआ है। और जब दुनिया की बड़ी टीमें आपके अगेंस्ट मैचेस खेलती हैं, तो वो प्लान करके आती हैं कि ये प्लेयर किधर खेलता है। अगर आप स्टार्टिंग में देखें तो रिज़वान को उन्होंने नया बॉल किया ही 4th स्टंप पे है, वहीं से आउट स्विंग हो रहा था कि आप ज़बरदस्ती अगर लेग साइड पे खेलना चाहते हो तो खेलो। तो फिर जब इस तरह के आप अपना कट नहीं खेलोगे, कवर ड्राइव्स नहीं खेलोगे तो फिर प्रॉब्लम्स होती है, आपके डॉट बॉल्स होते हैं जिसका प्रेशर आता है टीम पे। आप रिज़वान देख ले 13 बॉलों पे 4 स्विंग होता है, सीम होता है, बाउंस होता है, आपको हर कंडीशन में टी20 में स्पेशली यू हैव टू फाइंड अ वे कि मैंने करना क्या है। आपको फीड मूवमेंट करनी पड़ती है, आपको रूम लेना पड़ता है। कोई बॉलर आपको प्लेट में तो रख के बॉल नहीं देगा कि मैं बाउंड्रीज कैसे या सिंगल्स कैसे निकालूं। इफ्तिखार और शान ने आउटस्टैंडिंग। एक तो इस मैच में जो सबसे प्लस पॉइंट आया है जो हमारे सामने आया कि हमें फिक्र ये थी कि यार हमारा मिडल ऑर्डर उस तरह चल नहीं रहा, रन्स नहीं कर रहा। इफ्तिखार ने और शान ने जिस तरह की पार्टनरशिप बनाई उस टाइम पे आई थिंक जितना क्रेडिट उन दोनों को दिया जाए वो कम है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि उन्होंने 12 ओवरों में 90 रन लगाए हुए थे और 2 आउट थे और हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान यहां से 180 कर रहा है। तो जैसे ही इफ्तिखार आउट हुआ और वहां पे जो है शादाब और हैदर ने बहुत गलत शॉट खेले। उनको चाहिए था कि वहां शान जो है उसके साथ शान के साथ पार्टनरशिप बिल्ड करते और आप 170 180 करते और उस विकेट पे जो जिस विकेट पे हम खेले हैं 180 नो चांस। शहीन का सब ने देखा है, इसमें कोई आई थिंक छुपाने वाली बात नहीं है। कल पूरी दुनिया ने देखा है कि ही इज नॉट कंप्लीटली फिट और अगर वो फिट होता भी तो मैंने पहले भी बात की थी शहीन पे कि आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। वो 3 महीने की इंजरी के रिहैब के बाद आया है, उसके पीछे कोई क्रिकेट नहीं है, कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं है। सबसे सबसे जो परेशानी वाली बात ये है ना कि अब ये जिम्मेदारी कौन लेगा। ये प्लेयर का डिसीजन था कि नहीं मैं 80% फिट हूं तो मैंने खेलना ही खेलना है, या मैनेजमेंट ने उसको प्रेशराइज किया कि नहीं तुमने वर्ल्ड कप खेलना ही खेलना है। देखिए यहाँ पे किसी को आई थिंक बात बुरी लगे अच्छी लगे, ये वर्ल्ड कप है, ये कोई क्लब क्रिकेट तो हो नहीं रही। ये नॉर्मल मैचेस से ज्यादा प्रेशर होता है इस टूर्नामेंट का। पूरी दुनिया एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, हाई वोल्टेज गेम्स होते हैं। तो ये एज अ फास्ट बॉलर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है। एक हफ्ता अगर फास्ट बॉलर बॉल ना करे, वो 1 महीना ऐसे लगता है पीछे चला गया, उसका रिदम सारा लॉस हो जाता है। वो सब कुछ उसका रिदम, उसकी स्प्रिंट, उसका जिप सब खत्म हो जाता है। पर शहीन आया इंजरी के बाद 3-4 महीने कोई क्रिकेट नहीं खेली, मतलब कोई प्रैक्टिस मैचेस नहीं, कोई इतनी नेट्स में बॉलिंग नहीं और उसको स्ट्रेट अवे वर्ल्ड कप में आप ले गए। यार बैट्समैन अंधे तो नहीं है ना कि आप ला के बॉल फेंकोगे और वो उनके मतलब पैडों पे भी लग जाएगी, डंडों में भी लग जाएगी। तो ये मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए था, एज अ प्लेयर भी आपको सोचना चाहिए था कि यार मैं अगर 100% फिट नहीं हूं तो मैं एक फिट लड़के की जगह मार रहा हूं जो पाकिस्तान को 100% दे सकता है, जिसका फायदा हो सकता है। और उसका आपने कल देखा भी है कि उसका लॉस भी हुआ है पाकिस्तान की उस चीज का।
गलतियां नहीं, 3-4 ऐसे ब्लंडर्स थे कि जिसकी वजह से पाकिस्तान मैच आ रहा है। एक जो मैंने बात की है कि एक ऐसा स्टार्ट मिल गया था कि जब 12 में 90 थे, 2 आउट थे, और जिस तरह का चार्ज लिया था इफ्तिखार ने, हमें 180 करना चाहिए था। वहां पे हैदर और शदाब ने बहुत गलत शॉट खेले, गलत टाइम पे विकेटें दी, वरना 170 180 करते। उसके बावजूद हमने रिकवर कर लिया, 20 रन पे हमने उनके 4 आउट किए। फिर जो मुझे लगता है जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था, जब 11 ओवर में 54 रन थे। अब वहां पे उनको 9 ओवरों में 106 रन चाहिए था। वहां पे वो ओवर ढूंढ रहे थे कि एक ओवर 15 से 20 रन का हमें मिले, जिसकी वजह से हम गेम में वापस आए। नवाज को वहां पे, अब ये शायद कुछ लोगों को बात समझ नहीं आएगी, जरूरी नहीं होता कि आपने बाय बुक ही चलना है कि बस मैंने इनके ओवर्स खत्म करने हैं जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं होता। आपने गेम की सिचुएशन को देखना होता है उस टाइम, और ऐसी विकेट्स पे जहां पे आपको लगता है कि आपका जो विकेट टेकिंग ऑप्शन बॉलर है वो फास्ट बॉलर है, हाँ तो भाई होता तो शायद ये राइट डिसीजन होता कि ठीक है, कैरी ऑन विद द नवाज। अब वो देख लें कि जहां पे उन्होंने 20 रन उस ओवर में किए, वो सारा टर्निंग पॉइंट हुआ, वो मोमेंटम इंडिया की तरफ शिफ्ट हो गया। आपको ये पता होना चाहिए एज अ कैप्टन, आपको ये सारी चीजें फिर देखनी पड़ती हैं। जब आप कप्तान बनते हो ना, तो फिर आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं चीजें, हर तरफ चारों तरफ देखना होता है। कि जब आपको पता लग गया था कि पहले 2 ओवर में शहीन का रिदम नहीं आ रहा, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि आज मेरा शहीन डेथ ओवर्स का बॉलर नहीं है, क्योंकि ये अभी रिदम में नहीं है। तो आपको चाहिए था कि वहां शहीन का ओवर निकलवाते, 2 ओवर उसके करवा सकते थे आप, क्योंकि आपको 7 विकेट भी मिल सकती थी। और जिस तरह उन्होंने नवाज को छक्के मारे, वो शहीन को नहीं मार सकते थे, आप जो मर्जी करें, क्योंकि वाइड जो आप साइड एंगल्स यूज करते हो तो वो बड़ी बाउंड्रीज थी। तो अगर वहां पे शहीन आता और आपको वहां पे 1 विकेट चाहिए था, अगर पांड्या और कोहली उस ओवर उन 1-2 ओवरों में आउट होते, तो आई थिंक आप जो है मैच जीत सकते थे। फिर वहां पे एक और टर्निंग पॉइंट आया, जब 3 ओवर्स में 48 चाहिए था, जब 5 में 60 चाहिए था, 60 चाहिए था, तो हारिस ने ओवर किया, उसने 4 से 5 रन दिए। उससे अगला नसीम ने किया, उसने आई थिंक 7 रन दिए। तो 3 में 48 था। अब एज अ कैप्टन आपको सोचना चाहिए था कि इस टाइम मेरा स्टॉक बॉलर कौन है। 348 इट्स नॉट अ इजी जॉब फॉर द बैट्समैन। कोई भी बैट्समैन होगा दुनिया का, उसके लिए इजी जॉब नहीं है। और वहां पे अगर हारिस ओवर करता, मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा था, जिस तरह के रिदम में था, वो पाकिस्तान 99% मैच जीत जाता, क्योंकि वहां पे उन्होंने एक्स्ट्रा रिस्क लेने थे हारिस के अगेंस्ट। और हारिस उस टाइम जिस तरह की बॉलिंग कर रहा था, तो वो पांड्या को या कोहली को मुझे लगता है कि वो आउट कर सकता था वहां पे। और अगर आउट ना भी करता, वो 8-10 रन पे देता, तो 2 ओवर्स में 38 to 40 रन नहीं हो सकते। क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में, ये हमेशा मेरे से कोई पूछता है, तो मैं क्यों कहता हूँ कि विराट मेरा फेवरेट है, इस एरा का वो बेस्ट है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि मैंने भी उसको बॉलिंग की हुई है, जिस तरह का उसका टेम्परामेंट है, जिस तरह का उसका माइंड सेट है टुवर्ड्स गेम, उसके वर्क एथिक्स, और फिर प्रेशर को जिस तरह वो हैंडल कर सकता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई दुनिया में इस टाइम बैट्समैन इतने प्रेशर को इस तरह हैंडल करता होगा। और लोग उसको पता नहीं कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं डिफरेंट बैट्समैन के साथ, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और यस, आई थिंक उसकी वन ऑफ द बेस्ट ये T20 इनिंग होगी, और उसने खुद कहा भी है। और आउट ऑफ नोवेयर देख लेना आपने, उसने पाकिस्तान के मुंह से गेम छीना है ऐसे। और ये बड़े प्लेयर की निशानी है। हर बंदा कह रहा था कोहली फॉर्म में नहीं है, कोहली ये नहीं है, और बड़ा प्लेयर वही होता है, एक्सपीरियंस प्लेयर वही होता है, वो हमेशा प्रेशर में आके ना चिप इन करता है। और जो विराट ने कल किया है, आई थिंक वो वही कर सकता था। देखिए, वो बड़ा प्रेशर गेम खेल रहा था, और उस पे काफी दिनों से तनकीद भी हुई थी। लास्ट गेम जो पाकिस्तान के गेम्स वो खेला भी था, तो जिस तरह का उसने कमबैक किया, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। एक यंगस्टर के लिए इस तरह कमबैक करना बड़ा बड़ा जो है, क्या कह सकते हैं, आपके इनकरेजिंग होता है। और उनकी टीम के लिए, क्योंकि अगर आप ऑन पेपर देखें तो इंडिया की बॉलिंग साइड जो है वो थोड़ी सी वीकर साइड लगती है कंपेयर टू बैटिंग। बट जिस तरह उसने कल चिप इन किया, उसने नए बॉल का जिस तरह यूज किया, कि उसको देखिए, अच्छा बॉलर वही होता है जो कंडीशंस को यूज करता है। और जैसे उसको पता लगा कि स्विंग मिल रहा है, और उसने राइट एरियाज पे बॉल किया, और ये एक अच्छे बॉलर की निशानी है। और वो जो लड़का है, आई थिंक इंडिया के लिए बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट बन सकता है फ्यूचर में। देखिए,
ये अब पाकिस्तान के लिए बड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान को सिर्फ मैच जीतने नहीं है जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के अगेंस्ट और हॉलैंड के अगेंस्ट, अब साथ साथ रन रेट को भी देखना है। जो मैच जीतना है इन टीमों के अगेंस्ट, आपने अच्छे मार्जिन से जीतना है। क्यों? कि अगर आप अल्लाह ना करे साउथ अफ्रीका से हार जाते हैं, तो आप मोस्ट लाइकली टूर्नामेंट से आउट हो। क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका इंडिया से हारता भी है, तो आई डोंट थिंक सो कि वो बांग्लादेश, हॉलैंड या जिम्बाब्वे से हारेगा। यस, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, बट उसके लिए उनको बहुत बैड क्रिकेट खेलनी पड़ेगी कि जिससे वो इन टीमों से हारें। अदरवाइज आपको बांग्लादेश से, हॉलैंड से, जिम्बाब्वे से एक तो अच्छे मार्जिन से जीतना है, और जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है वो आपके लिए डू एंड डाई होना चाहिए। जो मुझे लगता है अगर पाकिस्तान अल्लाह ना करे साउथ अफ्रीका से हारा, टूर्नामेंट से बाहर हो सकता है।